हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का अस्तित्व एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने जल्द ही एक अध्याय शुरू किया था वंशागति एवं विविधता, जिसके 2 लेक्चर हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है ये दोनों लेक्चर आपको अच्छे से क्या हो गए होंगे, समझ में आए होंगे, ठीक, और आप अच्छे से क्या बनाए होंगे, नोट्स भी बनाए होंगे। आज उसी चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर क्या रहेगा, तीसरा रहेगा। उम्मीद है कि पिछला वीडियो आप क्या करेंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, बातें समझ में आएंगी। आज स्टार्ट करेंगे क्या, लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलवाद। क्या पढ़ेंगे? मेंडलवाद। ऐसे ही आप लोग क्या करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ताकि और नई नई तकनीकों द्वारा हम आपके सामने अपने वीडियोज़ को क्या करते रहें, भेजते रहें या प्रोवाइड कराते रहें, जिससे आपका भी क्या हो, बोर्ड की परीक्षा से संबंधित जितनी भी तैयारियां हैं होती रहें, और हमारा भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हौसला क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर तीसरा अपना वंशागति एवं विविधता का। देखिए ये कौन है, हम पिछले वीडियो में आपको क्या कर चुके हैं, दिखा चुके हैं। ये हैं आनुवांशिकी के जनक, जिनका नाम क्या है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है इनका? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। आज इनके बारे में पिछले हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेंडलवाद। क्या पढ़ेंगे? मेंडलवाद। अंग्रेजी में कहते हैं इसको मेंडलिज्म। देखिएगा ये मेंडलवाद है क्या, मेंडलवाद है क्या? बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि सर ये मेंडलवाद है क्या। तो सबको पता है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, मेंडल। आखिर ये जनक कहलाए कैसे? कोई इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, कोई प्रयोग किया होगा, और प्रयोग करने के पश्चात कोई ना कोई इनका क्या निकला होगा, निष्कर्ष निकला होगा, तब जाकर के ये क्या कहे होंगे, ठीक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, या कह लीजिए तो आनुवंशिकी के जनक। तो मेंडलवाद की अगर कोई आपसे डिफिनेशन पूछे या पूछे कि ये मेंडलवाद है क्या, तो आप कहेंगे कि मेंडल ने अपने कार्यों में जो कुछ भी किया, जितने साल एक्सपेरिमेंट किया और जो निष्कर्ष निकाला, जिस पादप पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेंडलवाद कहलाती है। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। एक बार पुनः सुन लीजिएगा कि मेंडल जी ने अपने प्रयोग में जो कार्य किया तथा जो निष्कर्ष निकाला, जिस पादप पे कार्य किया और कितने साल तक कार्य किया, ये सारी प्रक्रिया मिलकर के क्या कहलाती है, मेंडलवाद कहलाती है। उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब मेंडलवाद स्टार्ट हो ही गया है तो कुछ मेंडल के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ क्या कर लेते हैं, हम लोग सीख लेते हैं और जान लेते हैं। आइए सबसे पहला, ठीक, सबसे पहला इनका नाम तो आप लोग पिछले वीडियो में सुनेंगे, एक बार फिर लिख लीजिए, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखेगा, इनका जन्म ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन, ठीक, 1822 ईस्वी में हुआ था। तो लिखिएगा इनका जन्म 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया नामक शहर में हुआ। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया। दूसरा पॉइंट,
यह एक क्या थे, चर्च के पादरी थे। कह लीजिए यह एक चर्च के क्या थे, पादरी थे। जैसे में हम लोगों के यहाँ हिंदू धर्म में क्या होते हैं, कुछ विशिष्ट लोग होते हैं, पंडित जी लोग। मुस्लिम धर्म में चले जाइए तो वहाँ पे लोग क्या होते हैं, ठीक, मौलवी साहब लोग होते हैं। ऐसे ही ठीक चर्च में लोग रखे जाते हैं पादरी, या इन्हें मॉन्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉन्क। तो जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के बाद कुछ दिन बीता होगा, पढ़ाई किए होंगे, लिखाई किए होंगे, सारी चीज़ें इनकी हुई होगी। उसके बाद से ये चर्च में क्या बन गए, पादरी बन गए। चर्च में पादरी पद को ग्रहण किया इसने, मेंडल जी ने चर्च में पादरी पद को क्या किया, ग्रहण किया। और वहाँ पे रहते हुए, यानी वहाँ पे अभी पादरी हैं और उसी समय ये क्या करना स्टार्ट कर दिए थे, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे। तो इन्होंने देखिएगा 1856 से लेकर के 1863 तक कार्य किया, ठीक ना। इन्होंने देखिएगा तीसरा पॉइंट, 1856 से लेके 1863 ईस्वी तक कार्य क्या किया, कार्य किस पर किया, ठीक, किस पर किया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इन्होंने उद्यान मटर, कौन से मटर, उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम, इसका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या था, पाइसम सटाइवम था। इन्होंने उद्यान मटर पर कार्य किया था। किस पर कार्य किया था, 1856 से लेकर के 1863 तक किस पर कार्य किया, उद्यान मटर पे, या तो कह लीजिए बागवानी मटर पे। कितने वर्ष कार्य किया, तो इन्होंने 7 वर्ष तक कार्य, इस पर उद्यान मटर पर इन्होंने 7 वर्ष तक क्या किया था, कार्य किया था। कार्य कर लिए, अब इनका कोई ना कोई निष्कर्ष निकला होगा। तो देखिएगा सन 1865 ईस्वी में, कब, सन 1865 ईस्वी एक जर्नल का मतलब देखिएगा पत्रिका कह लीजिए या न्यूज़पेपर कह लीजिए, न्यूज़पेपर ही कह लेते हैं, न्यूज़पेपर। इन्होंने सन 1865 ईस्वी में, ठीक, एक जर्नल या तो कह लीजिए न्यूज़पेपर में अपने निष्कर्ष को क्या किया था, प्रकाशित किया था, या कह लीजिए अपने रिजल्ट कह लीजिए, मैं समझ आया था, रिजल्ट, ठीक, या है कि आप लिख सकते हैं निष्कर्ष, या परिणाम भी कह सकते हैं आप, को प्रकाशित किया, क्या किया, प्रकाशित, एक जर्नल, न्यूज़पेपर में। उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना चाहे आप तो लिख सकते हैं, उस न्यूज़पेपर का नाम। आइए थोड़ा क्या कर लेते हैं, छोटा कर, ठीक, क्या किया था, अपने निष्कर्ष में न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया था, जिसका नाम क्या था, न्यूज़पेपर का नाम क्या था, जो न्यूज़पेपर है
उसका नाम क्या था? नेचर फॉर सैंडल बरी। उस पत्रिका का क्या नाम था जिसमें इन्होंने अपने निष्कर्ष को क्या किया था? प्रकाशित किया था। उम्मीद है इतनी बातें क्या हो गई होगी, समझ में आएगी। हम मेंडल के बारे में क्या कर रहे हैं, कुछ बातें जो जरूरी हैं हमारे लिए क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हम बोले हैं इनका जन्म 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया नामक शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। यह एक चर्च के बाद उन्होंने फिर कुछ समय पश्चात किया था, चर्च के पादरी पद को क्या किया था, ग्रहण किया था। और वहाँ पे रहते हुए ही 1856 से लेकर के 1863 ईस्वी तक कार्य किया। किस पर? उद्यान मठन पे कार्य किया, पाइसप सटारियम पे कार्य किया। कितने वर्ष तक कार्य किया? तो लगभग 7 वर्ष तक उन्होंने क्या किया था, कार्य किया। यह 7 वर्ष तक। फिर करने के पश्चात इन्होंने कुछ परिणाम भी निकाला। उस परिणाम को 1865 ईस्वी में एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया था जिसका नाम था नेचर फॉर सैंडल बरी। यहाँ तक की बातें समझ में आई। अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि इतना वर्ष कार्य करने के पश्चात इनके कार्य का कोई सराहना नहीं किया। किसी भी वैज्ञानिक ने इनके कार्य की सराहना नहीं की। अर्थात बहुत ज़्यादा ये इनका जो ठीक रिजल्ट आया था वो प्रकाशित का मतलब कि कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं हो पाया या विस्तार नहीं हो पाया, जिसके कारण ठीक इनका जो रिजल्ट था सीमित एरिया तक ही रह गया और लोग उनकी सराहना भी नहीं किए। कुछ समय पश्चात क्या हुआ देखिएगा, कुछ समय पश्चात सन 1884 से सन 1884 से सन 1884 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु। अर्थात जीवित जब तक थे तब तक ठीक ना, इनकी कोई सराहना नहीं की। जीवित जब तक थे तब तक इनकी कोई सराहना नहीं किया। हो सकता है मरने के बाद देखिए आगे क्या होता है, सराहना की जा रही है या नहीं की जा रही है। देखिए इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्यों हुई? कोई तो रीजन रहा होगा। ठीक, तो इनको क्या हो गया था, किडनी रोग हो गया। क्या हो गया था? इनको हो गया था किडनी रोग। ठीक ना, कारण क्या था इनकी मृत्यु का? तो मृत्यु का कारण था क्या, किडनी रोग, जिसके वजह से ये इस दुनिया से क्या हो गया, अलविदा कर गए। कब? सन 1884 से। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं। ठीक, आगे चलिए देखिए क्या हुआ। इनकी मृत्यु के लगभग 16 साल बाद या कह लीजिए 16 साल बाद, ठीक ना, इनके मृत्यु के 16 साल बाद, ठीक, अर्थात 16 जोड़िए इसमें ऐड करिए, 1884 में 16 ऐड करेंगे तो कितना, अर्थात लिखिए इनकी मृत्यु के 16 साल बाद, 16 साल बाद, 16 साल बाद मतलब 1900, इसमें 1900 में इनकी मृत्यु के 16 साल बाद फिर सन 1900 में 3 वैज्ञानिक आए। 3 वैज्ञानिक आए और इनकी कार्यों की पुनः
खोज कर। किनके कार्यों की? तो मेंडल साहब जो कह के चले गए उस टाइम तो कोई सराहना नहीं हुआ, लेकिन देखिए उनके मृत्यु के 16 साल बाद फिर 3 वैज्ञानिक आए और पुनः इनके कार्य की क्या की? खोज की और रिजल्ट बताया कि अरे हुआ क्या है कि जो मेंडल साहब पहले कह के गए थे वो वाकई में क्या है? सत्य है। अर्थात मेंडल साहब कह के क्या गए थे कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। लोग इनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वही 16 साल बाद 1900 में जब 3 वैज्ञानिक आए, कितने वैज्ञानिक? 3 वैज्ञानिक, और उनको कार्यों को पुनः खोजा, तो तब जाके लोगों ने इस बात को क्या किया? विश्वास किया और पूरे विश्व में ये बातें क्या होने लगी? जाने लगी। आगे क्या वो 3 वैज्ञानिक कौन थे? तीनों वैज्ञानिक के नाम सुन लीजिए। 3 वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने इनके कार्यों को पुनः क्या किया था? खोजा था। तो एक वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस। दूसरे थे ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक ना। तीसरे थे एरिक वान शेरमार्क, ठीक ना। ये थे कहाँ पे? तो कार्ल कोरेंस, ठीक है, जर्मनी के थे, जबकि ह्यूगो डी ब्रिज कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। और एरिक वान शेरमार्क कहाँ के थे? जहाँ के मेंडल साहब थे। बातें स्पष्ट हैं? लिख लीजिए। ये है जर्मनी के, ये है हॉलैंड के, और ये क्या है? ऑस्ट्रिया। ये था मेंडल जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। यहाँ तक हम सीख लिए हैं। फिर बोले हैं 1884 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। किस रोग के कारण? ठीक है, किडनी रोग के कारण। उस रोग का नाम भी लिख लीजिएगा। उस रोग का नाम भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उस रोग का नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं क्या? ब्राइट डिजीज। उस रोग का नाम क्या है? ब्राइट डिजीज। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। आगे देखिए, ब्राइट डिजीज से इनकी क्या हुई थी? किडनी संबंधित रोग है, ठीक ना। मृत्यु गई। मृत्यु के 16 साल बाद 1900 में क्या हुआ? 3 वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या किया था? इनके कार्यों की पुनः खोज की, और तब जाकर के इनके कार्यों को जो ये रिजल्ट दे के गए थे, लोग मानने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। उसके पहले, ठीक ना, किसी भी वैज्ञानिक ने कह लीजिए या किसी भी व्यक्ति ने उनके कार्यों की सराहना नहीं की थी। मरने के 16 साल बाद लोग उनके कार्यों को क्या कर रहे हैं? खूब सराहना दे रहे हैं, और आज तक क्या किया जा रहा है? उनके कार्यों को लोग मान भी रहे हैं और अध्ययन भी कर रहे हैं और सराहना भी करते हैं। आगे चलिए, ठीक, कुछ बातें सीखते हैं हम लोग आगे। अब देखिएगा, आपके मन में आखिर ये सवाल जरूर होगा कि क्यों मेंडल साहब उस टाइम असफल हो गए थे? 3 वैज्ञानिक के पहले मेंडल साहब क्यों असफल हो गए थे? अर्थात अब हम पढ़ने वाले हैं मेंडल की असफलता के कारण। क्या पढ़ने वाले हैं? मेंडल की असफलता के कारण।
कोई तो कोई रीजन रहा होगा, कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा जिससे मेंडल साहब की बातों को क्या कर दिया गया था, उस टाइम नहीं माना गया या असफल हो गए थे मेंडल साहब अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में। रीजन रहा होगा, ठीक, या समझाने में या पहुंचाने में। आइए उसी को सीखेंगे। लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, संचार के माध्यम क्या थे उस टाइम, कम थे। पहला माध्यम क्या लिखे, पहला कारण क्या है, संचार माध्यम, संचार माध्यम का कम होना, यह एक सबसे प्रमुख क्या था, यह एक सबसे प्रमुख कारण। उस टाइम संचार माध्यम क्या थे, कम थे। जैसे हमारे यहाँ ही देख लीजिए, आज के 20 साल पहले, ठीक, या 15 से 16 साल पहले चले जाइए, उस टाइम गांव में कहीं कहीं पे एक ठो मोबाइल फ़ोन हुआ करता था, या उसके पहले जाएंगे तो टेलीफोन हुआ करता था। यानी अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में हमको घंटों या कई दिनों या कई हफ्तों तक क्या करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता। गांव में कहीं कहीं पे एक ठो क्या आता था, न्यूज़पेपर आता था, और उसी न्यूज़पेपर को कोई एक व्यक्ति पढ़ता था और चौपाल लगते थे, और सभी लोग क्या करते थे, वो पढ़ता था और सभी लोग ध्यान से क्या करते थे, सुनते थे। अर्थात अपनी माध्यम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है तो कई घंटों, कई दिनों या कई महीनों क्या होते लग जाते थे। जबकि अब क्या है, अब तो अगर सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ गया है कि एक छोटी सी बात एक सेकेंड में पूरे विश्व में क्या कर दी जा रही है, ठीक, फैल जा रही है। तो संचार माध्यम क्या थे, कम थे। अर्थात मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट किए और जब पत्रिका में क्या किए, प्रकाशित किए उसे, तो वो सीमित एरिया में ही क्या रह गया। इसीलिए लोग अत्यधिक संख्या में जान नहीं पाए और मेंडल साहब क्या हो गए, असफल हो गए। उम्मीद है ये पहला कारण आपको क्या हो गया, समझ में आएगा। दूसरा कारण क्या है, दूसरा देखिएगा, जिस समय मेंडल साहब क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस समय जितने भी उनके और भी साथ के वैज्ञानिक थे, सबका ध्यान डार्विन के सिद्धांत पर क्या था, केंद्रित था। तो ज्यादातर वैज्ञानिकों का ध्यान, डार्विन के सिद्धांत पर केंद्रित, किसके सिद्धांत पर केंद्रित था, डार्विन के सिद्धांत पे केंद्रित है ना। याद आ रहा है आप लोगों को ये वर्ड डार्विन, कहीं कहीं 10वीं में डार्विनवाद और लैमार्कवाद हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। उम्मीद है वो बातें अभी तक आपको क्या हो गई होंगी, याद हो गई होंगी। डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक चयनवाद या कह लीजिए वर्णवाद। सिद्धांत जिसमें उन्होंने बताया था कि जो इस प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठा पाएगा वह जीवित रहेगा, और जो प्रकृति के साथ अपने आप को नहीं ढाल पाएगा वो इस दुनिया से क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। याद करिए, कुछ ऐसे जिराफ के गर्दन वाली कहानी थी। चलिए वहाँ पे हम बहुत दूर जाने की प्रयास नहीं करेंगे, एक बार पीछे आप क्या करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो ज़्यादातर वैज्ञानिकों का ध्यान किसके सिद्धांत पे था, केंद्रित था, डार्विन के सिद्धांत पे, और इसलिए लोग मेंडल को लोग ध्यान नहीं दिए। इसी कारण मेंडल साहब का ये जो प्रयोग था उस टाइम क्या हो गया, असफल हो गया। उम्मीद है यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी।
ठीक, आगे देखिए तीसरा कारण ये था कि मेंडल जी ने जो भी अपने कार्य किए उस कार्य में उन्होंने सांख्यिकी और गणित का उपयोग सबसे क्या किया, अधिक किया, जिसके कारण बहुत से वैज्ञानिकों को ये बातें समझ में नहीं आई और फिर उनका ये क्या हो गया, नियम असफल हो गया। तो लिखिए मेंडल ने अपने प्रयोग में सांख्यिकी और गणित का उपयोग किया, जो ज्यादातर वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया, जिसके कारण मेंडल साहब का ये नियम क्या हो गया था, उस समय के लिए असफल हो गया था। क्यों? जैसे आप लोग जब अनुपात निकालते हैं, याद करिए 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 या 1 संबंधी 2 संबंधी 1 या 3 संबंधी 1, ऐसे कुछ 10th में हम लोग क्या किए थे, सीखे थे। तो ये गणित का ही है, ठीक। ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आया, इससे मेंडल साहब क्या हो गए, असफल हो गए। लास्ट एक और क्या है, कारण है, लास्ट एक और असफलता का कारण है, आप लोग इसे देख लीजिएगा ध्यान से, ये बातें तो समझ में आ रही है। लास्ट जो है कि उन्होंने बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो रसायन स्थानांतरित हो रहा है, ठीक, जिसे मेंडल ने क्या कहा था, कारक कहा था, उसका कोई भौतिक प्रमाण क्या हुआ, वो दे नहीं पाए। अर्थात जब दूसरे वैज्ञानिक पूछे कि आखिर क्या है जो एक, ठीक, पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, वो क्या है, तो उन्होंने कहा रसायन। क्या कहा, रसायन। फिर उस रसायन का भौतिक प्रमाण उन्होंने कहा, और अन्य वैज्ञानिक बोले कि उसका कोई प्रमाण दीजिए, वो इस प्रमाण को, ठीक ना, नहीं दे पाए और इसीलिए इनका नियम क्या हो गया था, असफल हो गया था, ठीक। तो उन्होंने क्या बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रसायन स्थानांतरित होते हैं। जब पूछा गया ये रसायन है क्या, तो इस रसायन का कोई भौतिक प्रमाण नहीं दे पाए, इसीलिए उनका यह, ठीक, नियम उस समय के लिए क्या हो गया था, असफल हो गया। बाद में सफल हुआ जब ये 3 वैज्ञानिक आए तब। उम्मीद है यहाँ तक की बातें क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। 4 कारण देखे थे जिस असफलता के क्या है, कारण है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। बारीकी से अगर चीज़ों को देखेंगे और लिखेंगे और नोट्स बनाएंगे तो वाकई में विश्वास मानिए कि आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। अब देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेंडल की असफलता के कारण, ठीक, तो ये भी तो आ रहा होगा कि मेंडल साहब की सफलता के कारण क्या थे। तो सफलता के कारण क्या करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसे आप भी घर पे जाके क्या कीजिएगा, ढूंढिएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जो चीज़ें मिलेंगी अच्छी बात है, जो नहीं मिलेंगी हम आपको अगले वीडियो में क्या कर देंगे, बता देंगे। आज हम सीखे क्या है, सीखे ये हैं
देखिएगा, हम लोग मेंडलवाद सीखे हैं, उससे संबंधित कुछ बातों को यहाँ पे क्या किए हैं, देखे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आगे ये सारी चीज़ें हम लोग सीखे हैं, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है, इसे कभी भूलिएगा मत, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये चीज़ें हम सीखे हैं। अगले वीडियो में हम लोग मेंडल के सफलता के कारण सीखेंगे। तब तक के लिए ठीक ऐसे ही आप लोग क्या करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को क्या कीजिए, इनवाइट कीजिए, शेयर कीजिए।